अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में मौजूद हैं, और यही लॉज कैम्ब्रिज बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं इसको। ये आप गैलीलियो हैं जो जिन्होंने इसी लॉ के ऊपर जो है वो स्टार्ट में काम किया, लेकिन उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आपको न्यूटन ही देता है, जिसमें वो बात ये करते हैं जी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो फॉर एवर एट रेस्ट रहेगा, उसको अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए। और इसी तरह अगर कोई बाइसिकल या अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे बाइसिकल की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो अपने मोशन को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखेगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्मली अपने मोशन को बरकरार रखेगी, बशर्ते ये कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई की जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्टोरी किस तरह से चलती है, यानी किस तरह से ये लॉ न्यूटन के माइंड में आया और गैलीलियो की क्या स्टेटमेंट थी। गैलीलियो ने सम लेट 1500 के अंदर ये बात हमें बताई थी, ठीक है, लेट 1500 के अंदर ये बात हमें बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, यानी कुदरती तौर पे उनके अंदर एक ऐसी बात होती है कि वो अपने आप को सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बाइसिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये बाइसिकल के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि अगर आप इसको पैडल करना बंद कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि साइकिल कंटिन्यूसली मूव करता रहे तो आपको कंटिन्यूसली इसको पैडल करना पड़ेगा, यानी कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये गैलीलियो थे, फिर डेकार्टे भी इसी जो है वो इनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं, यानी इसी दौर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने यही बात की थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल टेंडेंसी है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद रुक जाती हैं जब उन पे अनबैलेंस फोर्स जो है ना, जब उन पे फोर्स अप्लाई जो की जा रही होती है वो रोक दी जाए, यानी अगर आप पैडल करना बंद कर देंगे तो साइकिल रुक जाएगा। अब न्यूटन ने इस बात को जब देखा तो न्यूटन ने इसको रीफ्रेज किया, उन्होंने बोला जी कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि न्यूटन ने ये बात नोट की कि अगर बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए तो बॉडी जो मूविंग है वो हमेशा मूव करती रहेगी। अब ये बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्शन थी, यानी जो गैलीलियो ने बात की उससे ये बात अलग थी, ठीक है, डिफरेंट थी, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी कि गैलीलियो ये कह रहे हैं जी कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी कंटिन्यूसली मूव करे तो आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि न्यूटन ये बात कर रहे हैं कि बॉडी जो है अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली मूव करे तो उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करे, तो बॉडी जो मूविंग होगी वो कंटिन्यूसली मूव करेगी और जो बॉडी एट रेस्ट होगी वो फॉरएवर एट रेस्ट ही रहेगी। ठीक है, अब इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया जब, ठीक है, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो हमें ये बात समझ आई कि न्यूटन की बात इस तरह से ठीक है कि अगर आप साइकिल को स्टडी करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फोर्सेस, फॉर एग्जांपल ये साइकिल है, ठीक है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फोर्सेस अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये बात समझ आती है जी कि
इस साइकिल के ऊपर जब ये मोशन में होता है और जब आप पैडल करना स्टॉप बंद करते हैं तो साइकिल जो रेस्ट में आता है वो उसके ऊपर अप्लाई की गई फोर्सेस की वजह से रेस्ट में आता है। तो वो फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ आई कि जो टायर है और ग्राउंड है इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। ये फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि डायरेक्शन के ऑपोजिट, साइकिल आपका राइट साइड पे जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लग रही है। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल 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 एक्सेलरेशन जो कि ऑल द टाइम डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल द टाइम डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, आप हर चीज को अपने जमीन हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी है, यानी हवा के दबाव की वजह से भी एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है कि आप जब आगे जाते हैं हवा आपको पीछे खींचती है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। अब अगर आप ये तीनों जो फोर्सेज हैं, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, अगर ये तीनों फोर्सेज जो हैं वो इनको जीरो कर दें और बॉडी को आप एक दफा पैडल करें तो फिर आपको बॉडी को पैडल करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि बॉडी कंटिन्यूसली। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो कि सर आइजैक न्यूटन ने जी 16th सेंचुरी में पेश किया था। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर एक नेट फोर्स अगर इस पे अप्लाई होगी, यानी एक ऐसी फोर्स जो कि हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी डायरेक्शन में जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें इजाफा होगा टाइम के हवाले से, यानी हम ये कहेंगे जी उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्सेलरेशन एक बॉडी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जबकि उसका एक मैस जो है वो जो कोई एक खास वैल्यू रखता हो, ठीक है। या अगर मैस कम कर दें तो एक्सेलरेशन कितनी होगी या फोर्स कितनी लगेगी, यानी इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। यानी हमने ये देखा कि जैसे एक छोटा बच्चे को अगर हम देख लें कि वो एक पत्थर जो है, एक ऑब्जेक्ट पत्थर चले हम ले लेते हैं, इसको वो फेंकता है तो वो इसको एक खास डिस्टेंस पे फेंकता है, फर्ज करें 2 मीटर दूर तक फेंकता है और उसमें एक खास एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है। उसकी निस्बत अगर एक बड़ा आदमी जो कि यही पत्थर जो है वो उठाता है और इसे फेंकता है, अपनी कुवत लगाता है इस पे, तो ये इसको बहुत दूर फेंकता है, यानी इसमें एक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और दूसरा कि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो कि ज्यादा फोर्स लगा रहा है एक कांस्टेंट मैस के ऊपर, यानी अगर आप देखें तो पत्थर वो हमने सेम रखा है, जिसका मैस हम चले 1 kg कह रहे हैं और इधर भी हम 1 kg कह रहे हैं, तो वो हमने कांस्टेंट रखा। तो हमने देखा कि फोर्स को उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है, यानी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही क्वांटिटीज अगर आप देखें एक्सेलरेशन और फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हम मैग्नीट्यूड में जब बॉडी की मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार प्लस यूनिट्स के साथ जब बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि फोर्स के लिए हम न्यूटन यूनिट्स यूज करते हैं जबकि एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है जो कि डायरेक्ट वेरिएशन का है, यानी फोर्स बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी उस वक्त जिस वक्त हमारा मैस जो है वो एक कांस्टेंट हो। लेकिन अगर हम मैस तब्दील कर रहे हो तो फिर जो एक बात कि अगर हम चलें इसको भी देख लेते हैं कि फिर क्या होगा जी, तो हम उसमें यूं कर लेते हैं कि अगर चलें मैस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम फोर्स को फिलहाल कांस्टेंट रखते हैं। चलें फर्ज करते हैं ये जो पर्सन जो बच्चे की मैंने बात की थी कि यही पर्सन जो है एक उससे मैसिव यानी उससे थोड़ी भारी चीज, सॉरी, अगर मैं उससे उसका मैस बढ़ा दूं, यानी उसका मैस पहले अब पत्थर का मैस था 1 kg, अब उसको वो हम 2 kg या 4 kg चले बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि अब अगर वो उसे थ्रो करता है तो अब वो उसको ज्यादा दूर नहीं फेंक पाएगा और उसमें जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगी वो बहुत कम होगी बनिस्बत के उस छोटे पत्थर को जिसका के मैस कम था उसमें ज्यादा उसने एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कराई। यानी हमने ये बात देखी कि मैस के इंक्रीज करने से, मैस को मैंने इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल रखा, जब मैंने मैस को इंक्रीज किया तो एक्सप्रेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गई। और इसी तरह अगर मैं मैस को जो है वो यानी उसमें अगर कमी कर देता हूँ, ठीक है, यानी मैस कम से कम कर दूंगा तो एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी उस कांस्टेंट फोर्स के, यानी फोर्स को इधर हम क्या रख रहे हैं, जो हम उस पर कुवत लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए वो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये बात पता चलती है कि
एक ही वक्त में जो एक्सलेरेशन का फोर्स से रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है, जबकि मास से जो है वो इसका इन्वर्स वेरिएशन का ताल्लुक बन रहा है। अगर इन दोनों यानी जो हमारे पास ये वेरिएशंस आ रही हैं, दोनों रिलेशंस आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइंड देखा जाए तो एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स से डायरेक्ट है और मास से इन्वर्स है, इस तरह से एक रिलेशन बन जाएगा। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, जिसे हम इक्वालिटी के साइन में अगर तब्दील करना चाहें तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराना होगा, जो कि मैं यहाँ पर अस्यूम कर लेता हूँ कि वो k है और ये एफ ओवर एम अपनी जगह पर एज इट इज है। अब अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि ये एक्सलेरेशन जो है वो फोर्स ओवर मास के कितने टाइम उससे कम है या कितने टाइम उससे ज्यादा है, यानी इनमें क्या रेशियो है सिंपल वर्ड्स में। तो रेशियो क्या होगी जी, k की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये मैस है, ये अगर दोनों तरफ यानी इसको अगर मैं यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, मैं मैस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मैस मैस से खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इधर भी फोर्स से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी फोर्स से डिवाइड कर दूं तो यहाँ फोर्स फोर्स से खत्म हो जाएगी। के की वैल्यू हमारे पास आएगी एम ए ओवर एफ। तो यहाँ पर मैं के की वैल्यू लिख देता हूँ जी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई कि एम ए ओवर एफ। ठीक है जी। अब ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 न्यूटन फोर्स है वो कितनी फोर्स को कहा गया है, यानी 1 न्यूटन फोर्स बेसिकली इतनी उसकी मिकदार होती है कि अगर मैं किसी बॉडी में जिसका मास 1 kg हो, ठीक है, जैसे एक पत्थर है जिसका मास मैंने 1 kg का है, और अगर मैं इसको फेंकता हूँ, इतनी ताकत से फेंकता हूँ कि इसमें जो इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आ जाती है। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि इतनी एक्सलेरेशन जो प्रोड्यूस हुई है 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में, ये जो फोर्स मैंने लगाई है ये बेसिकली 1 न्यूटन है। तो फिर ये हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ जाता है जी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे अगर मैं मास की जगह 1 पुट कर दूं यानी 1 kg और एक्सलेरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास 1, इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि अगर डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो फोर्स है और फोर्स के यूनिट न्यूटन है और वो भी 1 न्यूटन इसी के इक्वल होते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें ये 1 kg मीटर पर सेकंड में 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास k जो है वो एग्जैक्ट 1 के इक्वल आ जाता है। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर हम k की वैल्यू 1 इसलिए पुट कर रहे हैं कि चूंकि बाय डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स ये एग्जैक्ट k की वैल्यू 1 आ जाती, तो यहाँ से हमने जब ये अप्लाई कर दी k की वैल्यू यहाँ पे 1 हम जब लिख देते हैं, चले मैं यहाँ से ये k रिमूव करता हूँ, अब इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ, ये मेरे पास 1 आ गई। तो ये मेरे पास जो रिलेशन बनेगा, इसको मैं अगर इस ब्लॉक को यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये a इज इक्वल टू एफ बाई एम आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ जी, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। और अगर मैं अब m से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मेरे पास ये m से कैंसिल हो जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इसको हमने कैंसिल करना था, f इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए। यानी मैं इधर मैग्नीट्यूड में ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसके ऊपर कोई एरो शो नहीं कर रहा, इसलिए कि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब नेट फोर्स की हमने बात की थी न्यूटन सेकंड लॉ में, तो बेसिकली जो नेट फोर्स होती है, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को या लॉ ऑफ इनर्शिया को देखें तो हम उसमें कहते हैं जी बॉडी रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, यानी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जबकि अगर हम देखें तो उस पर फोर्स तो अप्लाई हो रही होती है, यानी वो फोर्स हमें इसलिए नजर नहीं आती कि वो एक एक्शन और रिएक्शन के तौर पर खत्म हो जाती है, यानी वेट जो होता है इस बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ये W है। और जबकि जो सरफेस है अर्थ है, इसने इतनी ही फोर्स में इसको ऊपर उठाए हुए हैं, ठीक है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो होती है वो उस वक्त 0 होती है, ठीक है, यानी फोर्स तो लग रही है लेकिन नेट फोर्स 0 न्यूटन है। अब हम ये बात करते हैं कि जब एक नेट फोर्स का अमल दखल शुरू होता है, यानी जब आपने पढ़ा होगा जी कांटेक्ट फोर्स के बारे में, जो मैंने शुरू में आपको जो लेक्चर्स के अगर आप देखें तो उसमें बताया हुआ कांटेक्ट फोर्स, तो उसमें अगर आप देखें वो फोर्स जब हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, फिर वो फोर्स जो कि एक बॉडी को एक डायरेक्शन में हम अप्लाई यानी उसके ऊपर हम लगा रहे होते हैं, जो कि उसमें एक मोशन क्रिएट करती है, तो वो न्यूटन ने बेसिकली उस फोर्स की बात की है कि वो फोर्स जो है जब अप्लाई होती है तो एक बॉडी जो है उसमें एक एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी उसमें एक इंक्रीज होता है। अब वो किस लिहाज से इंक्रीज होता है कि अगर वो उस डायरेक्शन में
फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी को हम आगे की तरफ यानी फर्ज कर मूव करा तो आगे ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर फर्ज करें इस तरह से हो कि हम जिस हमने एक रिलेशन पढ़ा है अभी यहाँ पर कि एफ और एक्सलेरेशन जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जैसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में पेश किया था। और इस लॉ के मुताबिक कुछ ये बात है कि अगर फर्ज करें कि एक बॉडी पर हम एक्शन करते हैं, यानी एक बॉडी अगर अपनी इस रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका जो एक्शन है वो क्या है जी, इसका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और अब ये वेट जो है इसका वो डाउनवर्ड अर्थ पे एक्ट कर रहा है, जबकि अर्थ जो है इसको उतनी ही फोर्स के साथ ऊपर उठाए हुए है। और ये जो इसका रिएक्शन है वो कितना है जी, वो हम कहते हैं कि वो आर है, और जो कि इक्वल होता है बिल्कुल इसके वेट के, और इसके यानी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो हम ये कहते हैं कि न्यूटन ने बात की थी कि एक्शन और साथ ही जो हमारे पास रिएक्शन हो, अगर ये दोनों सेम होंगे तो बॉडी जो है वो अपनी उस यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन सिर्फ इसी वजह से है कि इसमें एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम है, और इसी वजह से अगर हम उनकी मैग्नीट्यूड को देखें वो भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। और ये कि एक बॉडी अगर एक यानी ए बॉडी बी पे एक्शन कर रही है तो फिर बी बॉडी ए पर जो है वो रिएक्शन करती है, तब ये बात जो है वो होल्ड करती है। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि ये ब्लॉक मुझे सिर्फ रेस्ट में इसलिए नजर आ रहा है कि इस पे नेट फोर्स जो है वो इस वक्त जीरो है, और अगर ये नेट फोर्स जीरो ना होती तो न्यूटन्स के यानी इससे जो पिछला हमने लॉ पढ़ा था न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक फिर ये बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, फर्ज करें एक बॉडी इस तरह से तो रेस्ट में है, यहाँ पे ये रेस्ट की पोजीशन पे है, कोई मोबाइल है फर्ज करें, और अब मैं क्या करता हूँ जी कि मैं इस मोबाइल फोन को अपने हाथ से जो है वो पुश करता हूँ। अब क्या होगा कि ये मोबाइल फोन जो है वो मेरे हाथ से यानी जब इसको टच करूंगा ये आगे की तरफ मूव करेगा, मैंने एक एक्शन किया। अब रिएक्शन के तौर पर क्या होगा कि ये मोबाइल फोन जो है उसी वक्त उसी लम्हे मेरे ऊपर भी उतनी ही फोर्स जो है, अगर मैंने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है लेफ्ट डायरेक्शन में तो राइट डायरेक्शन पे मेरे हाथ पे भी एक फोर्स महसूस होगी। लेकिन अब ऐसा कि मोबाइल चूंकि जिस फ्लोर जिस अब यानी टेबल पे पड़ा है अगर फर्ज करें तो वो क्या होगा, अगर स्मूथनेस ज्यादा है तो वो फोर्स मेरे हाथ पे कम महसूस होगी और मोबाइल आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए हम डेली लाइफ में कुछ चीज जब धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसको जब धक्का देते हैं तो वो यानी थोड़ी सी कुछ दाखलत के बाद वो बॉडी मूव करने शुरू कर देती है, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं। तो बेसिकली वो इनर्शिया क्या है जी, वो इनर्शिया सिर्फ इसी वजह से उस बॉडी के मैस की वजह से। और ये बात तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी है अगर वो कोई मैटर रख रही है तो इसका कोई ना कोई मैथ जरूर होगा, तो मैथ जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक्शन और रिएक्शन की जो ये बात है वो हमें फिर इस तरह से समझ में आती है कि ये दोनों एक जैसी होती है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसी बात को मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ जी कि एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर एक वॉल हो, ठीक है, और इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फेंका जाए, अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़े होकर कोई बॉल इसके ऊपर फेंकता है, अब क्या होगा कि ये बॉल जो है फर्ज करिए बॉल है जी, जो कि जब इसके ऊपर इधर आकर हिट करती है तो ये एक एक्शन हुआ, यहाँ पर आकर इसने इस पे एक एक्शन किया, और अब इसके रिएक्शन में इस वॉल ने इसके ऊपर जो है उसी टाइम पर एक रिएक्शन करना, और वो रिएक्शन क्या होगा कि ये इसको उसी फोर्स से यानी कि ये 10 न्यूटन की फोर्स से इसको आकर हिट करती है, तो 10 न्यूटन ही की फोर्स ये दीवार जो है वापस इस बॉल पे लगाएगी और ये बॉल वापस इस पर्सन की तरफ मूव करेगी। और फिर यहाँ पर चूंकि मटेरियल भी मैटर करता है कि वो आखिर उतनी जितनी फोर्स हम इस पे अप्लाई करें कि आखिर उसका जो इनर्शिया है और वो तमाम बातें कि उसको इतना मोशन प्रोड्यूस करेगा या नहीं, तो वो तमाम अगर हम उस पर देखें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो नेट फोर्स का अमल दखल है कि अगर एक एक्शन में फोर्स आई है तो फिर रिएक्शन में भी उतनी फोर्स आएगी जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर लगाएगा। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फर्ज करें यहाँ से ये दीवार अगर स्पोर्ट इसको ना मिलती, यानी ये अगर कोई दीवार की जगह एक कोई फोम का टुकड़ा होता है, एक ब्लॉक होता, और ये एक बॉल जो कि मैस इसका कुछ मैस है, ये मैसिव चीज है, कुछ वेट रखती है, ये जब आकर इस ब्लॉक को हिट करती तो ये ब्लॉक जब रिएक्शन करता है इस पे तो क्या होता है जी के रिएक्शन के लिए इसको सपोर्ट भी चाहिए। अब सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा कि ये बॉल यानी इसको टच तो जरूर करेगा क्योंकि रिएक्शन करना है, लेकिन ये साथ ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो हमने देखा कि एक्शन के तौर पर बॉल ने इसको हिट किया और रिएक्शन के तौर पर वॉल